हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एमपी टेट वर्ग 3 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि आगामी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और पीछे किस तरह के प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं। तो सेशन को लास्ट तक ज्वाइन जरूर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो जब लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाता है। तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत भिन्नता को, ऑप्शन बी है शिक्षक कौशल को, ऑप्शन सी है विद्यालय की व्यवस्था, ऑप्शन डी है छात्रों की आर्थिक स्थिति। तो बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम निर्माण की। किस निर्माण की? तो पाठ्यक्रम जब निर्माण किया जाता है तो सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए? तो दिया जाना चाहिए तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। परिभाषा से उदाहरण की ओर भाषा शिक्षण की विधि है। बात कर रहा है परिभाषा से उदाहरण की ओर। तो पहले परिभाषा यानी पहले नियम किस में दिए जाते हैं, फिर उदाहरण बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। तो नियम से उदाहरण की ओर कौन सी विधि में एग्जाम्पल दिए जाते हैं? तो जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन ए है आगमन विधि, ऑप्शन बी है निगमन विधि, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन डी है संसर्ग विधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो, परिभाषा से उदाहरण की ओर यानी नियम से उदाहरण की ओर। तो नियम से उदाहरण की ओर किस विधि में चलते हैं? तो निगमन विधि में चलते हैं। कौन सी विधि में चलते हैं? तो नियम से उदाहरण। बच्चों को सबसे पहले क्या बता दिया जाता है? नियम यानी फॉर्मूला बता दिए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ठीक है, तो नियम से उदाहरण की ओर किस विधि में चलते हैं? तो निगमन विधि में चलते हैं। आगमन विधि में कैसे? पहले आगमन विधि में बच्चों के सामने पहले क्या है? पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर बाद में उसका नियम बता दिया जाता है। बाद में क्या बताते हैं? नियम बता दिया जाता है। तो उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि है? तो आगमन विधि हो जाती है हमारी उदाहरण से नियम की ओर। निगमन विधि हो जाती है नियम यानी परिभाषाओं से उदाहरण की ओर। ठीक है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि भाषा सीखने की एक ऐसी विधि है जिसमें वस्तुओं को दिखाकर या प्रतिमानों को दिखाकर के क्रिया को करके सिखाया जाता है। यानी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? तो वस्तु को सामने, बच्चे के सामने वस्तु को दिखा करके दिखाकर प्रत्यक्ष वस्तुओं से क्या है? वस्तुओं को दिखा करके अनुभव करवा के बच्चों को उसके साथ में भाषा को कनेक्ट करके सिखाया जाता है। यानी वार्तालाप के जरिए सीखने पर क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। यानी वार्तालाप के जरिए सीखने पर क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। यह विधि कैसी है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री पर क्या अधिक प्रयोग किया जाता है? इस विधि में, प्रत्यक्ष विधि में किस पर अधिक प्रयोग किया जाता है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री यानी देखने वाली वस्तुएं और बच्चों को उसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं। वस्तु क्या होती है? बच्चे के सामने प्रत्यक्ष रूप से होती है और उसके बारे में क्या है? बताया जाता है। ठीक है, यह दृश्य कैसी है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन डी है संसर्ग विधि। यह किस विधि? तो बात करते हैं संसर्ग विधि की। भाषा संसर्ग प्रणाली में, कौन सी प्रणाली में? भाषा संसर्ग प्रणाली में भाषा की कोई रचनाओं के जरिए यानी किसी भी रचना के जरिए व्याकरण के नियम और उदाहरण समझाए जाते हैं। कि कोई भी रचना बच्चे के सामने प्रस्तुत की जाती है, फिर उसके जरिए से क्या है? उसके उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरण के माध्यम से क्या है? उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरण के माध्यम से व्याकरण के नियम रटवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या है? तो व्याकरण सिखाया जाता है। ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। कौन सी विधि है? तो भाषा संसर्ग विधि कौन सी है? व्याकरण शिक्षण की विधि है। किसकी विधि है यह? तो व्याकरण शिक्षण की विधि है। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें क्या है? इस विधि में व्याकरण को रटवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस विधि में क्या नहीं पड़ती? तो व्याकरण को रटवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 3, लिखना पढ़ाने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? तो भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं हमारे? भाषा कौशल होते हैं सुनना, सुनना, सुनने के बाद आता है बोलना, बोलने के बाद फिर क्या आता है? लिखना, पढ़ना और लिखना। ये हमारे भाषा के क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, उसके बाद है लिखना। तो बात कर रहा है लिखने से लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए। लिखना पढ़ने से क्या है? पूर्व सीखना चाहिए। देखो सामान्य भाषा जो भाषा कौशल होती है, तुम्हारा पहला है सुनना है, दूसरा है बोलना है, फिर पढ़ना आता है, फिर लिखना होता है। लेकिन लिखने से पहले क्या है यहाँ बात की जा रही है? पढ़ने से, जैसे लिखना है यहाँ हो जाएगा लिखना, यहाँ हो जाएगा पढ़ना, यानी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये क्रम है। तो ये क्या है? ये हमारे सामान्य नियम, सामान्य भाषा कौशल है, जैसे सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, बच्चा इसी क्रम में सीखता है, ठीक है। लेकिन लिखने से पूर्व सीखना चाहिए, लिखने से पूर्व क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। यह विचार किसका है? तो यह विचार लेडी किसका है? मॉन्टेसरी का। किसका है? तो लिखने से पूर्व सीखना चाहिए, लिखने से पूर्व क्या चाहिए करना चाहिए? तो सीखना चाहिए। यह विचार किसका है? तो लेडीज मॉन्टेसरी का। इन्होंने बताया था कि पढ़ना बाद में आता है, सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? लिखना सीखता है। क्या सीखता है? तो सबसे पहले इन्होंने बताया लिखना सीखता है, उसके बाद क्या सीखता है? पढ़ना सीखता है। तो इन्होंने क्या है? पढ़ने को लिखने की जगह रख के और लिखने को पढ़ने की जगह रख दिया। तो किसने रखा है? तो लेडी मॉन्टेसरी ने रखा है, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे, लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए। किसने बोला है? तो लेडीज मॉन्टेसरी ने बोला। किसने बोला है? तो मॉन्टेसरी का कहना है लिखना पढ़ने से पहले सीखना चाहिए। इन्होंने भाषा कौशल कैसे दिए? सुनना है, बोलना है और लिखना है, उसके बाद इन्होंने बताया है कि पढ़ना, लास्ट में सबसे पहले बताया है पढ़ना आता है, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिंदी की एक बोली है? निम्न में से कौन सी एक हिंदी की बोली है? मराठी है, अवधी है, गुजराती है, पंजाबी है। तो हिंदी की बोली पूछा है, तो बोली कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। देखो मराठी क्या है? भाषा है। गुजराती क्या है? भाषा है। पंजाबी क्या है? भाषा है। भारत में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा बोली जाती है। कितनी बोली जाती है? तो 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हमारी एक मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है। इसे आप क्या करेंगे? अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। बंगाली, कश्मीरी, कोंकणी है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, ये सब क्या है? भाषाएं, ठीक है। तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। चलते हैं अगला प्रश्न है, प्रगति पत्र रिपोर्ट कार्ड तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक शिक्षार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि ऑप्शन ए है उनके कौन सी गलतियों की है, उन्होंने कौन सी गलतियां की हैं एवं उनके अभिभावकों को इस संबंध में कैसे शिकायत की जाए। ऑप्शन बी है उसने अपने साथियों से कितना कम सीखा है और क्यों। ऑप्शन सी है उसने सत्र के दौरान क्या सीखा है, किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऑप्शन डी है उसने सत्र के दौरान जो सीखा है वह अन्य छात्रों ने कितना कम है, अन्य छात्रों से कितना कम है। तो देखो प्रगति पत्र की बात कर रहा है, यानी रिपोर्ट कार्ड तैयार करते समय शिक्षक को प्रत्येक शिक्षार्थी के बारे में सोचने को मौका मिलता है। किस बात का मौका मिलता है? तो उसने सत्र के दौरान क्या सीखा है ये सोचने का मौका मिलता है, किस क्षेत्र में उसने ज़्यादा मेहनत की है और किस क्षेत्र में उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सारी बातें देखने को मिलती है, यानी ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। तो बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं? अध्यापक के व्यवहार से, विषय वस्तु से, विषय वस्तु की सूची से, जीवन मूल्यों से। किससे संबंधित होते हैं तो बताइएगा। तो विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाती है तो ये किससे संबंधित होते हैं? तो यह हो जाते हैं हमारे विषय वस्तु से, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। उद्देश्य कैसे होने चाहिए? तो उद्देश्य हमारे विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न,
प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बताइएगा। कि ऑप्शन ए हो जाता है भाषा प्रयोग के अवसर, क्या ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, ऑप्शन डी है व्यवहारिक नियमों का स्मरण। व्यवहारिक नियमों का स्मरण, ऑप्शन डी क्या है? व्यवहारिक नियमों का स्मरण। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बताइएगा। देखो बात कर रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात की है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? तो भाषा प्रयोग के अवसर। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाता है? ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है, यानी भाषा प्रयोग के अवसर। ठीक है, भाषा प्रयोग के अवसर याद रख लेंगे, भाषा प्रयोग के अवसर राइट आंसर हो जाता है, यानी ए हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। भाषा कौशल के संदर्भ में बात करता है, भाषा कौशल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उचित है? तो बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चार कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल क्रम पर ही ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन डी है भाषा कौशल के विषय में अभ्यास की अपेक्षा भाषा नियमों की जरूरत है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? बात करता है भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, तो कौन सा कथन उचित हो जाएगा हमारा? तो भाषा के चार कौशल एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्न में से रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसे कितने भागों में? 6, 10, 8, 4। तो इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसका कौन सा राइट आंसर? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया के चर हैं, कौन से चर हैं? ऑप्शन ए है केवल शिक्षक है, केवल शिक्षार्थी है, केवल पाठ्यक्रम है, और शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम है। तो देखो शिक्षण प्रक्रिया के चर कौन कौन हो जाएंगे? तो शिक्षण प्रक्रिया के चर हो जाएंगे शिक्षक हमारा हो जाता है, शिक्षार्थी हो जाते हैं, और पाठ्यक्रम, यानी तीनों हो जाते हैं। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है बच्चे के हकलाने के पीछे क्या कारण निम्न में से उचित है? यदि बच्चा हकलाकर बात कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वह जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े। ऑप्शन बी है उसे सही उत्तर नहीं पता होता, क्या उसे सही उत्तर नहीं पता होता इसलिए वह हकलाता है। ऑप्शन सी है वह बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। ऑप्शन डी है यह उसकी आदत है। देखो बच्चे के हकलाने के पीछे क्या कारण उचित हो सकता है? वह जानबूझकर ऐसा करता है, कभी ऐसा कोई बच्चा जानबूझकर नहीं करता है। उसे सही उत्तर नहीं पता होता, जरूरी नहीं है बच्चे को सही उत्तर नहीं पता हो सकता है उसे उत्तर पता हो। वह बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। देखो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। वह क्या करता है? बड़े समूह में, जब छोटा बच्चा है या 8 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, जब भी किसी समूह में खड़े होकर उसे बोलना होता है तो कैसा महसूस करता है? तो मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। इस वजह से क्या है? वह हकला जाता है। क्या करता है? तो हकला जाता है। किस वजह से? दबाव महसूस करता है तो क्या है? वो हकला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी, कैसी होगी? विदेशी भाषा होगी। क्या विदेशी भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी? अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी? संस्कृत भाषा होगी? तो कैसी भाषा होगी? देखो बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कैसी भाषा होनी चाहिए? जो पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में दृश्य श्रव्य उपकरण है,
तो हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य उपकरण कौन सा है। रेडियो हो जाता है, क्या रेडियो दृश्य श्रव्य हो जाता है? तो रेडियो को केवल सुना जाता है, ठीक है, देखा नहीं जाता, उसमें उसके अंदर चलचित्र नहीं आते हैं, तो केवल श्रव्य सामग्री हो जाती है, ठीक है। केवल कैसी है? तो श्रव्य सामग्री है। कैसी है? श्रव्य है, ठीक है, याद रखेंगे। टेलीविजन है, तो टेलीविजन कैसी है? टेलीविजन हम देखते भी हैं, देखते हैं क्या? देखते हैं, देखते भी हैं और क्या करते हैं? सुनते भी हैं। तो यह दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाती है, ठीक है। ग्रामोफोन, इसको सुना जाता है। दूरदर्शन, तो दूरदर्शन क्या है? दूरदर्शन को देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। तो बात करता है दृश्य श्रव्य उपकरण है, तो कौन सा हो जाएगा? तो टेलीविजन भी हो जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी है? तो टेलीविजन भी हो जाता है। सॉरी, टेलीविजन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? दूरदर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री क्या हो जाती है? तो टेलीविजन हो, सॉरी, दूरदर्शन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। कौन सा वाला? डी राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो आयोग ने माना है वह क्या माना है? डी ऑप्शन माना है। क्या माना है? तो डी ऑप्शन माना है, ठीक है। लेकिन दृश्य श्रव्य उपकरण की बात करते हैं, दृश्य श्रव्य उपकरण में हमारा टेलीविजन भी आता है। क्या आता है? क्योंकि टेलीविजन हम देख भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, सुन भी सकते हैं। तो इस प्रश्न का वैसे राइट आंसर तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। लेकिन आयोग ने जो ऑप्शन माना है वह क्या माना है? तो दूरदर्शन माना है। दूरदर्शन क्या है? एक क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि टीवी पर दिखाया जाता है, यानी टेलीविजन पर प्रसारित किया जाने वाला एक क्या है? प्रोग्राम है, ठीक है। क्या है? टेलीविजन क्या है? टेलीविजन देख सकते हैं, इसे सुन भी सकते हैं। तो दूरदर्शन क्या है? दूरदर्शन टेलीविजन पर प्रसारित किया जाने वाला क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है, याद रखेंगे, प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर माना है डी माना है, लेकिन मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? बी ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए था? तो बी ऑप्शन होना चाहिए था। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका दायित्व नहीं है। कौन सा दायित्व नहीं है? बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के उपकरणों की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना। ऑप्शन बी है बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना ताकि उसके अनुरूप शिक्षक कार्य संपादित किया जा सके। ऑप्शन डी है छात्रों को विषय वस्तु कॉपी में लिखवाकर कोर्स पूरा करवाना। देखो, दायित्व नहीं पूछा है तो नहीं होना चाहिए। छात्रों को विषय वस्तु कॉपी में लिखवाकर कार्य पूरा करवाना, ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। क्या हमारा यही दायित्व होता है कि बच्चे को केवल सिलेबस यानी कोर्स पूरा करवा दो और उसने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा इससे हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो डी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? अर्थ ग्रहण करते हैं, यानी भाषा को सीखते हैं। यह विचार किसका है? कहाँ से बच्चे सीखते हैं? तो परिवार से भाषा सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? परिवार, आस पड़ोस से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? भाषा सीखते हैं। यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है? स्किनर का हो जाता है, वाइगोत्स्की का हो जाता है, चोम्स्की का हो जाता है, पावलोव का हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ये वाइगोत्स्की जी महोदय कहते हैं बच्चा अपने सामाजिक संस्कृति की बात कौन करता है? तो वाइगोत्स्की जी करते हैं। इसको आप याद रखेंगे कि बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से भाषा ग्रहण करता है। कहाँ से करता है? तो सामाजिक सांस्कृतिक से परिवेश से क्या करता है? तो भाषा को अर्जन करता है, ठीक है, ग्रहण करता है, ठीक है। किसने बोला है? तो वाइगोत्स्की महोदय जी ने बोला है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पेडागोजी के हमने 15 प्रश्न पूरे कंप्लीट किए हैं, जो कि हिंदी भाषा में 15 प्रश्न पेडागोजी के और 15 प्रश्न हमारे भाषा से संबंधित पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।